हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 से है और ये जो चैप्टर है हमारा क्लास 11 का है। चैप्टर चैप्टर का नाम जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं केमिकल बॉन्डिंग है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारे केमिकल्स हैं वो किस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर आयोनिक बॉन्ड, है ना। तो ऐसे ही बॉन्डिंग से संबंधित जो सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री की नज़र से अगर देखा जाए तो। बेस है समझ लीजिए जो चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस जो जो भी मैं इस चैप्टर से संबंधित जो भी पार्ट्स लेकर आऊँगा वो पार्ट्स आप सभी देखिएगा, सारे पार्ट देखिए, ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए और इस चैप्टर के सभी नोट्स भी आप बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक कवर इन दिस चैप्टर, कौन कौन से जो टॉपिक हैं हम पूरे इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है टॉपिक कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो एक एक करके सभी टॉपिक जो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और है नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा थ्योरी रिलेटेड टू कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक है लुईस ऑक्टेट थ्योरी, वीबीटी, इसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं, वेस्पर। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम एमओटी भी बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, स्पेशल बॉन्डिंग सिचुएशंस, बैक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंस बॉन्डिंग। और नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड पैरामीटर कंपैरिजन, जिसमें है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल। फिर जो नेक्स्ट आता है आयोनिक बॉन्ड, फजान रूल्स, सॉलिबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, मेटालिक बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड में वॉन्डरवाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सारे जो टॉपिक हैं इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। और जो नया टॉपिक है आज का हमारा इस चैप्टर का वो है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या कॉज हैं केमिकल बॉन्डिंग के। तो देखिए जो भी सारी चीज़ हैं इस टॉपिक से संबंधित वो सब एक सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं एक बार पढ़कर और आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लीज़ एक्सप्लेन करने की बिल्कुल अच्छी कोशिश करूँगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा और एक नई तरीके से, अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं जो है। देखिए तो कॉज क्या है केमिकल बॉन्डिंग का, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। यानी कि जितने भी हमारे केमिकल हैं जो बॉन्डिंग बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और वो स्टेबल कब होंगे, जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट से मतलब जब उनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ सोडियम है, सोडियम Na हो गया, इसका एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है, 11 होता है। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि सोडियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँगा तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में 8 आएंगे, और जो थर्ड शेल आएगी हमारी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि हमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जिसमें से 11 को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है शेल वाइज। तो सब जानते हैं बच्चे के, एल, एम, एन, इस तरीके से हमारी शेल होती हैं, जिसमें के में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और एम में 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। और किस शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं उसके लिए एक सिंपल सा रूल होता है, तो मुझे 2n²। तो इस रूल की मदद से हम किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो हमने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हमने ये समझा कि टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यानी कि जो भी हमारे केमिकल्स हैं वो बॉन्डिंग करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। फिर से हम एक बार सोडियम पे आते हैं, तो बात करते हैं इसके अंदर कि इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट है या नहीं। देखिए तो यानी कि यहाँ पर जो 2, 8 और 1, यानी कि इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी अभी इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो उसको किसी किसी ना किसी तरीके से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है और अपने आप को स्टेबल करना है। ठीक है, तो ये है रीज़न बॉन्डिंग करने का। उनको क्या करना है, अपने आप को स्टेबल करना है। तो यही है सारा बॉन्डिंग का प्रोसेस। और जितने भी हमारे एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, लगभग 118 एलिमेंट हैं, वो सब जितने भी हमारे एलिमेंट हैं 118 एलिमेंट, तो उसमें से मैक्सिमम जो हमारे मैं कह सकता हूँ कि 18 ग्रुप के एलिमेंट,
जिसको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं, वो सारे हमारे स्टेबल होते हैं। बाकी उन सभी 18 ग्रुप को छोड़ करके जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो सभी क्या हैं, अनस्टेबल सिचुएशन में हैं और अपने आप को उन्हें किसी न किसी तरीके से स्टेबल करना है और स्टेबल करने के लिए वो किसी न किसी अदर एलिमेंट, अदर एटम के साथ बॉन्डिंग करेंगे। तो बॉन्डिंग करने के बाद ही इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और यही है सारा प्रोसेस बॉन्डिंग करने के पीछे। मैं आपके लिए एक और एग्जांपल लेके आता हूँ, जैसे कि HCl है, एक एसिड है, सब जानते हैं। इसमें H की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और देखिए, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक है और इसी को हम वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इसको हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो HCl की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और Cl की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी मेरी 2, 8 और 7, क्योंकि मुझे 17 ही इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना था इस प्रोसेस में। तो फर्स्ट शेल में मैं 2 भर सकता हूँ मैक्सिमम, सेकंड में मैक्सिमम मैं 8 भर सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और जो लास्ट थर्ड शेल है, मुझे क्योंकि मैं अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन भर चुका हूँ और मुझे अभी 7 भरने हैं, तो मिनिमम मैं 7 भर सकता हूँ। लेकिन मैक्सिमम मैं इस थर्ड सेल में 8 से ज़्यादा नहीं भर सकता, क्योंकि 8 के बाद फिर मुझे नेक्स्ट सेल में जाना पड़ेगा। वो एक प्रोसेस होता है। तो अभी इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैं क्लोरीन के यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ। एक ही हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि H की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यानी कि जो केमिकल बॉन्डिंग इनको होगी, इनकी होगी, इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, और जिसमें हाइड्रोजन जो है वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है अपने आप को स्टेबल करने की। ठीक है, तो अब इनको क्या करना है, बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को स्टेबल करना है, अपनी वैलेंस शेल में एक 8 इलेक्ट्रॉन लेके आने हैं जिससे इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और हाइड्रोजन को अपनी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाने हैं जिसकी वजह से उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन से ले लेगा, तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब रही बात क्लोरीन, क्लोरीन भी वही एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के पास था वो उससे लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब आप देख सकते हैं क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। तो ये है केमिकल बॉन्डिंग, और इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो जिसकी वजह से इनके दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए जितने भी एलिमेंट हैं बॉन्डिंग करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ फाउंड दैट इनर्ट गैसेज हैव NH2 and P6 electronic configuration except helium 1s2, that is they have complete octet, hence does not involve in bond formation process। यानी कि अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो किसी भी तरीके की बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो दैट इज NH2 and NP6 is a stable electronic configuration, and in order to achieve that stable configuration other element participate in process of the bond formation। अदरवाइज जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो पार्टिसिपेट करेंगे एक बॉन्ड फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मोर एनर्जी। देखिए, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर वो मोर एनर्जेटिक है, यानी कि तो उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, लेस होगी। अगर वो लेसर एनर्जेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी होगी मोर। आप देख सकते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल की तरह इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टेबिलिटी, आप आए, आप क्रिकेट का मैच खेल कर आए और आप थक गए हैं। थक कर आए, आप घर पर आके बैठ गए, इसका मतलब क्या हो गया, आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्ट्रांग हो गई। जब आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रांग हुई, क्योंकि अब आप में ताकत नहीं है उठने की, आप स्टेबल हो गई एक जगह आकर थक कर, तो आपकी एनर्जेटिक क्या होगी, लेस हो गई। ठीक है, जब आप क्रिकेट मैच खेल रहे थे तो आपकी उस टाइम पे स्टेबिलिटी क्या थी, लेसर थी, और आपकी एनर्जिटी क्या थी, एनर्जी क्या थी, हाई थी। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन
मोर एनर्जेटिक होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, लेसर होगी। अगर यही बात करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी तो उसकी एनर्जेटिक कैसी होगी, लेसर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं। तो केमिकल बॉन्ड हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड और ये यहाँ पर मिट गया है, जिसको हम ये होता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड। एक सेकंड बच्चों, मैं इसको ठीक करता हूँ। ये अभी हो जाएगा। चलिए, अब ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर विजिबल होगा। ठीक है, इंटर एटॉमिक जिसको हम बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम, जो इंटर एटॉमिक होते हैं उसमें जो बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन द एटम के बीच में होता है, और इसको हम इट इज़ प्राइमरी बॉन्ड भी बोलते हैं। और ये हमारे कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड आते हैं इस कैटेगरी में। जो होता है हमारा नेक्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर, और जिसमें बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन दी मॉलिक्यूल, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया और वन बाय वन फोर्सेज हो गया, और इसी को हम इट इज़ अ सेकेंडरी बॉन्ड भी बोलते हैं। बच्चों, मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा, आप प्लीज़ नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा ध्यान से, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए, नेक्स्ट आता है कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। देखिए, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में कि इसमें जो 2 डॉग हैं वो आ रहे हैं अपनी अपनी हड्डी लेकर, उन्होंने क्या करा, फिर एक शेयरिंग कर ली कंप्लीटली। ठीक है, तो जैसे कि इससे समझ में ये आ रहा है, इसमें कंप्लीटली क्या होती है, इक्वल शेयरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड, ये मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि एक सिंपल लैंग्वेज होगी जिसको आप पढ़ते ही समझ जाओगे, और आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इजीली आपको आसानी से याद हो जाएगी। 2 से 3 बार आप इसका एक बार रिपीट करोगे तो ये लैंग्वेज आपको याद हो जाएगी। अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ द पार्टिसिपेटिंग एटम। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर और बॉन्डिंग पेयर। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है हमारी, जो कोवलेंट बॉन्ड की होती है। और देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसको समझने का सीधा एक सिंपल तरीका है कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, जैसे कि मैंने आपको HCl में बताया था, तो वहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो वहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। देख सकते हैं ये एक तरीके से इन दोनों के बीच में क्या है, डबल हड्डी यानी कि डबल बॉन्ड है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रोपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। कोवलेंट कंपाउंड आर नॉन सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जितने भी हमारे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। दे आर वेरी पावरफुल केमिकल बॉन्ड एंड दैट एग्जिट बिटवीन द एटम। ठीक है, मोस्ट कंपाउंड हैविंग कोवलेंट बॉन्ड एग्जिबिट रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एक प्रॉपर्टीज़ है कोवलेंट बॉन्ड की, जिसको आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी टफ लैंग्वेज नहीं। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कोवलेंट बॉन्ड, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछली वाली स्लाइड में, जो कोवलेंट्स बॉन्ड होते हैं हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोवलेंट्स बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यानी कि फॉर शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो वहाँ पर हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आएगा। जैसे कि आप एक ये जो एक एनिमेटेड वीडियो है इसमें आप देख रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, जो मॉलिक्यूल हमारा बन रहा है H2 बन रहा है, और इसलिए इन दोनों के बीच में बच्चों एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन ना, यानी कि फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो वहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, कोवलेंट, यानी कि डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। एक जैसे कि O2 का एग्जांपल है, जिसमें अगर मैं आपको उसका डॉट स्ट्रक्चर बनाकर देखूँगा तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कि O की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करूँगा, लेकिन उससे पहले इसका एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ, यानी O का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 6, यानी कि लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पर मैं 6 भर देता हूँ, 1
2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए हैं और अगेन जो दूसरा ओ है उसके भी 6 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो भी बॉन्ड होगी उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रीज़न है, वो क्या है? इनको अपने आप को स्टेबल करना। तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये ओ इससे ले लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 8। तो सेम ये वाला ओ भी सेम वही करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा और अपने आप को स्टेबल करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इनके बीच में देखेंगे कि आप 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 इसके, 2 इसके, तो इनके बीच में बॉन्ड कैसा आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। दिस इज़ द प्रोसेस टू दी डबल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आता है बच्चों ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा आप सब जानते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी इंपॉर्टेंट है, जब ये ट्रिपल बॉन्ड आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए N2 मैं आपको बता देता हूँ उसका एक इलेक्ट्रॉनिक जो डॉट स्ट्रक्चर है वो बनाकर। N की सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, इसका जो N का एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2n और 5, यानी कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड जो सेकंड n है उसके भी 5 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये जो बॉन्डिंग होगी उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रीज़न है, इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अपने आप को स्टेबल करना है। तो अभी आप देख सकते हैं N के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो ये इस वाले N से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला N भी इस वाले N से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यानी इन दोनों के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये है हमारा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो दिस इज़ द प्रोसेस फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। आई होप बच्चों यू आर अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। तो सबसे पहले इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन शेयर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन is donated by a single atom and accepted by another atom। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाकई में होता है क्या है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखो 2 चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, एक होगा डोनर एटम और एक होगा एक्सेप्टर एटम। तो क्योंकि डोनर एटम जो होगा उसकी भी अपनी एक कंडीशन है, वो डोनर किस केस में बनेगा। वो डोनर एटम जब बनेगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी कुछ ही सेकंड में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। तो इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच द बोथ इलेक्ट्रॉन शेयर ऑफ बॉन्ड फॉर्म इज डोनेटेड बाय अ सिंगल एटम। वो क्या करेगा, अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन को एक शेयर करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, एक वो भी एक सिंगल एटम के द्वारा होंगे और एक्सेप्टेड बाय अनदर एटम। ठीक है, तो इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ये इससे नाम से क्या, ये कोऑर्डिनेट करेगा, यानी कि इसमें एटम एक दूसरे एटम को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करेगा कि जब उसको ज़रूरत होगी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और वो कोऑर्डिनेट भी जब करेगा जब वो खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका होगा। जब भी वो दूसरे एटम को कोऑर्डिनेट कर सकता है जब उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका होगा, आफ्टर जितने भी सेंट्रल एटम है उनके साथ बॉन्डिंग करने के बाद। और ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है उसकी बात करते हैं। चलिए, व्हाट इज द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, लोन पेयर हमारा क्या होता है, द अनशेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एटम इज कॉल्ड द लोन पेयर। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसको उन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं करा है उसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं यहाँ पर एन है और एन के जो नीचे वाले 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो किसी भी बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहे हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल के लिए H2 वाटर एक मॉलिक्यूल कंपाउंड है जिसमें O ने क्या करा, O की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यानी कि 6 होते हैं।
यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर 2 H हैं, तो एक H मैं यहाँ बना देता हूँ, एक H मैं यहाँ बना देता हूँ। ये H का अपने एक इलेक्ट्रॉन हो गया। H ने क्या करा बच्चों, इस O से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। सेम इसी H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके एक अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। अब O ने क्या करा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो शेयरिंग करी थी वो इलेक्ट्रॉन के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। अब देखिए, आप ये देख सकते हैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन्होंने कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करा है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, इट इज़ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ म्यूचुअली शेयर्ड बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे एटम जो, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो म्यूचुअली शेयर्ड हैं, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा है, उसको हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा है उनको लोन पेयर, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा है उनको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो ये है एक सिस्टम इसको समझने का, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसमें 2 लोग होंगे, एक तो डोनर होगा और एक एक्सेप्टर होगा, और जो डोनर होगा उसकी भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, द एटम विच डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनर एटम। तो डोनर एटम हम किसको बोलेंगे, जो डोनेट करेगा अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उसको हम डोनर बोलेंगे। द एटम विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर एटम, ठीक है ना। यानी कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर एटम। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इस तरीके से होते हैं बॉन्डिंग। तो इसने क्या करा कि अपने ये वाले जो ये डोनर एटम है, ये एक्सेप्टर एटम है, तो इन्होंने क्या करा, अपने ये 2 एटम का यूज़ करा इस साथ वाले एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने का, जो कि एक एक्सेप्टर एटम है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आप देख सकते हो इस वाले बी में जो एटम है इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहीं भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा है, तो ये अपने इस वाले लून पेयर के साथ बॉन्डिंग कर देगा और इसकी हेल्प करके एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो डोनर एटम होता है, डोनर एटम की कंडीशन क्या होती है। तो देखिए डोनर एटम शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये डोनर एटम की कंडीशन है। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। चलिए अब बात करते हैं बच्चों एक्सेप्टर एटम की। शुड हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट एज वेल एज वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी हमारा एक्सेप्टर एटम होगा उसके पास एक तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर सके। तो 2 कंडीशन है, दोनों की 2-2 कंडीशन है। डोनर एटम के पास एक तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट एंड एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन भी होना चाहिए। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपके साथ अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल करवाऊंगा आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। उसकी वजह से बस केवल आप कंसंट्रेट करिए थ्योरी पर। तो डोनर एटम का शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट एंड एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है एक्सेप्टर एटम शुड हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड एज वेल एज वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तभी वो डोनर और एक्सेप्टर एटम कहलाएगा। तो एक बात इसमें नोट करने वाली बात यह है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, विद द पॉजिटिव साइन ऑन डोनर एटम। जो डोनर होगा उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा एंड एक्सेप्टर एटम के ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल की। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल आता है हाइड्रोनियम आयन, जो कि इसका फॉर्मूला है H3O+, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ बनाकर दिखाता हूँ। तो ये O है, O की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले ये रहा 1 2 3 4 5 एंड 6। एच बच्चों यहाँ पर कितने 3 एच हैं, एक एच ये रहा, एक ये रहा 2 और एक एच ये, ठीक है। अब इसमें देखो एक प्लस भी लग रहा है, चलिए इसका हमने प्लस लगा दिया। अब बात देखिए क्या हो रही है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके पास एक होता है। तो जो भी सेंट्रल एटम होगा, यानी कि इस केस में ओ मेरा सेंट्रल एटम है,
तो सेंट्रल एटम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सराउंडिंग एरिया के एटम्स की ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करे। तो इसने क्या करा, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और एच का डुप्लेट सबसे पहले कंप्लीट किया। अब इसके बाद सेंट्रल एटम क्या करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो उसी के हिसाब से ओ ने अपना भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब ओ के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और एच के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एक एच है, इसकी एक अलग कंडीशन है। देखिए एच की वैसे तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अब इस प्लस लगने की वजह से वो भी इलेक्ट्रॉन ये अपना किसी को देकर आया है, यानी अब एच के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो एच के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहाँ जो ओ है, ओ का ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो ओ क्या करेगा, इसके साथ, इस वाले एच के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हो। तो ये क्या करेगा, इस लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज़ करेगा और क्या करेगा, पहले सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा अपना। जब ये इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्डिंग कर देगा, क्योंकि जब ये इसको देगा तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, फिर इसको अपना भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये इस वाले के साथ बॉन्डिंग कर देगा। तो यहाँ पर ओ का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और एच का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इस वाले साइन को रिप्लेस करने के लिए हम ये इस तरीके से एरो लगाते हैं और ये एरो ही हमें बताता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या होता है, इसमें दो होते हैं, एक डोनर होता है और एक्सेप्टर होता है। जो डोनर एटम होगा उसके पास लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसके पास लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो लाइन कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को समझ जाओगे फट से। अब बात करते हैं एक्सेप्टर एटम शुड हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट या डुप्लीट। तो जैसे कि आप देख सकते हो हाइड्रोजन के पास बिल्कुल इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि अब हाइड्रोजन के पास ऑर्बिटल भी वैकेंट है, क्योंकि जो पहले एक इलेक्ट्रॉन था वो देकर आया है, यानी कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इस केस में ओ ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया और देने के बाद इस वाले ओ का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया और एच के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन अब ओ के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और एच के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ओ क्या करेगा, उस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और एच जो ये दूसरा जो इलेक्ट्रॉन था ये इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा और अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। तो ये इस तरीके से इस एरो से इसको रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर ये एरो है तो कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है NH4+, जिसको हम अमोनियम आयन भी बोलते हैं। तो NH4 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखो N की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 5 होते हैं। 1 2 3 4 5, 4 H हैं तो 4 H बनाया, तो 1 2 3 4। तो सेंट्रल एटम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले वो सराउंडिंग जितने भी एटम हैं उन सबका ऑक्टेट कंप्लीट करें, फिर अपनी बात करें। ये प्लस है तो इस पर ये प्लस है, तो ये इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया बच्चों, ये इधर इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इधर इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब ये H है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी ये देकर आया। तो क्या करेंगे, अब देखिए इसके अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंस शेल में और प्लस उसके पास लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो सेंट्रल एटम होने के की वजह से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो इस H+ का भी डुप्लेट कंप्लीट करे। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब इसने दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन H के पास भी आ गया। अब नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे, हाइड्रोजन के पास एक बचा। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर देगा, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। और नाइट्रोजन क्या करेगा, और इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, जिसको हम इस एरो से रिप्लेस करते हैं। तो ये हमारा अमोनियम आयन बन गया और यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक, तो ये है हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सेम आता है बच्चों NH3 एंड BF3, जिसको हम अमोनिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड बोलते हैं। नाम बच्चों इसका याद रखिएगा। ठीक, इस वाले केस में देखिए, अब मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें अभी एक चीज़ जो है मिस कर रहा हूँ मैं, वो है सेंट्रल एटम। आप कैसे डिफाइन करेंगे क्या है, कौन सा मेरा सेंट्रल एटम है। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को क्यों नहीं बनाया, नाइट्रोजन को ही क्यों बनाया। डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। इसके बाद जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बाद ही हमारा जो टॉपिक है
सेंट्रल एटम के ऊपर है कि हम किस तरीके से सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करते हैं, वो क्या कंडीशन होती है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में हम सेंट्रल एटम को ही पढ़ेंगे। अब NH3BF3 की बनाते हैं, जिसका नाम है अमोनिया बोरोन ट्राइक्लोराइड। इसमें हमारे 2 सेंट्रल एटम होंगे, एक N होगा और एक बोरोन होगा। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में यहाँ पे मैंने 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं, 2 इसने H का एक-एक करके बना दिए। चलिए मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। N है, N की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। H 3 है तो एक H ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक H ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक H ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। इधर बोरोन है, बोरोन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन। तो वैलेंस शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 नहीं, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बेटा इसकी 5 एटॉमिक नंबर होता है और इसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। और 3 ही फ्लोरीन है हमारे, एक फ्लोरीन ये रहा बच्चों, एक फ्लोरीन ये रहा और एक फ्लोरीन ये रहा और एक फ्लोरीन ये रहा। तो फ्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये फ्लोरीन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इस वाले हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। इधर इसका हो चुका है बच्चों, इधर इस वाले हाइड्रोजन का हो चुका है ड्यूप्लेट कंप्लीट। चलिए अब बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हो चुका है, हाँ नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, अब फ्लोरीन की बात करते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन इसके साथ एक बॉन्डिंग बना रहा है, यहाँ फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। जब फ्लोरीन का 7 थे, उसने एक बोरोन से ले लिया और एक इधर इसने ले लिया। अब बात करते हैं बोरोन। देखिए बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन कितने आए, एक ये रहा, 2, 3, 4, 5, 6। बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन आए, उसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो बोरोन का एक तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और वैकेंट भी ऑर्बिटल भी है। वैकेंट ऑर्बिटल यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको रख सकता है अपने पास। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो यानी कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके साथ एक शेयरिंग कर लेंगे, जिसको हम इस वाले साइन से रिप्लेस कर देंगे, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बच्चों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिएगा, तो आपको समझ में आ। अब आते हैं नेक्स्ट, लुईस ऑक्टेट थ्योरी। लुईस ऑक्टेट थ्योरी क्या है? तो वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं हो जाए, मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द से लेकर आऊँगा। तो जब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़िए और समझिए, और मेरे नई वीडियो का इंतजार करिए, नेक्स्ट वीडियो को। ठीक है, और बच्चों मेरा नया चैनल है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।